हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वाक्य विन्यास के ऊपर, जो कि CUET के पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके अलावा ये लेक्चर यूपी TGT, PGT और नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इन परीक्षाओं में भी वाक्य से संबंधित कुछ कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वाक्य क्या है और वाक्य विन्यास क्या है। आप देख रहे हैं कि जो ये शब्द है वाक्य, इसको हम आगे जाकर समझेंगे कि वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य की विशेषताएं क्या हैं, भेद क्या है इसके, और उदाहरण के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। विन्यास का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है, चाहे वो व्याकरणबद्ध नियम के अनुसार हो, चाहे शब्द क्रम के आधार पर हो, चाहे कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। क्योंकि हम अपने व्यवहारिक जीवन में शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसको सुव्यवस्थित ढंग से कई बार नहीं प्रस्तुत करते हैं, बल्कि अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए ही बस वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम अपने भावों विचार को प्रकट करते हैं, अगर वाक्य विन्यास हमारे टूटे फूटे भी रहते हैं तो भी सामने वाला व्यक्ति उसको समझ जाता है। लेकिन अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो कैसे वाक्य विन्यास को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको आगे हम देखेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम समझते हैं कि वाक्य का अर्थ क्या होता है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। आमतौर पर कई बार पूछा जाता है आपसे कि शब्द किसे कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। कई जगह हम लिखे देखते होंगे, लिखा रहता है वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया कमल। अब वाक्य क्या है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया शब्द है पद। तो शब्द और पद में क्या अंतर है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ। एक तरफ शब्द है जिसके बारे में मैंने कहा कि एक से अधिक वर्ण का जब मेल होता है तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन पद क्या है, पद का मतलब होता है जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत कर्ता कर्म और क्रिया का सामंजस्य होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पद समूह वाक्य में बदल जाते हैं। तो जब भी व्यक्ति अपने विचारों को पूर्णता से प्रकट करने का प्रयास करता है और जिस शब्द समूह या फिर पद समूह को प्रयोग करता है वही वाक्य कहलाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य जो है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। जैसे कि मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मोहन है जो कि कर्ता है, घर कर्म हो गया, जाता है। ठीक है, घर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, या फिर इसको हम संज्ञा के रूप में भी देख सकते हैं। जाता है क्रिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप जब दिया गया है तो ये वाक्य के रूप में बदल गया है। आगे देखें, यदि शब्द भाषा की प्रारंभिक अवस्था है तो वाक्य उसका विकास है। यदि शब्द किसी भी भाषा की प्रारंभिक शुरुआती अवस्था है तो वाक्य क्या है, उसका विकास है। केवल हम अपने शब्दों का यूज करके ही नहीं काम चला सकते, बल्कि उसको वाक्यों में भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं खाली मोहन तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, जाता है अलग से बोलूं तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। फिर जब तक इसको व्यवस्थित रूप से हम प्रयोग करके कंप्लीट न करें तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए शब्द अगर किसी भी भाषा की शुरुआती स्टेज है यानी अवस्था है तो वाक्य उसका विकास है। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक लिखकर तथा वक्ता बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता तक प्रकट करता है या फिर पहुंचाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपके दिमाग में वाक्य को लेकर क्लियरिटी हो रही होगी कि आखिरकार वाक्य क्या है। वाक्य पद समूह को कहा जाता है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है, ये भाषा का विकास है। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है कि वाक्य सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से कोई लेखक
लिखता है और जो वक्ता है वो बोलता है। ठीक है, और इन दोनों का लक्ष्य क्या है? अपने पाठकों तक पहुंचना है और इसके बाद श्रोताओं तक पहुंचना है। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि जब आप कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रेमचंद का पढ़ते हैं, तो आप बंद कर पढ़ते हैं, एकदम से शुरू करते हैं कोई कहानी या उपन्यास और कोशिश करते हैं कि इसको खत्म कर लिया जाए। ठीक है, अगर कोई वक्ता है, बहुत अच्छा बोलने वाला है, तो आप चाहते हैं कि इसको सुना जाए, क्योंकि इसलिए आपका मन उसमें लग रहा है कि वो जो वाक्य प्रयोग कर रहा है वो काफी व्यवस्थित है, सार्थक है और आपको उससे कुछ मिल रहा है। ठीक है, आगे हम उसी पर चर्चा करेंगे कि सर्वसाधारण की अपेक्षा शिक्षितों की वाक्य रचना में एक विशेषता रहती है। शिक्षितों की वाक्य रचना और वाक्य प्रयोग में एक प्रकार का क्रम और व्यवस्था रहती है जो व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। ऐसा माना जाता है कि दो तरीके के वर्ग हैं। एक वर्ग है जो कि केवल अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है, उसको वाक्य विन्यास से बहुत मतलब नहीं रहता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि शिक्षित है और उससे ये हम उम्मीद करते हैं कि वो जो भी वाक्य रचना का प्रयोग करे तो वो क्रम और व्यवस्थित रूप से रहे और व्याकरण के नियमों से अनुशासित रहे। वरना अगर शिक्षित व्यक्ति भी गलत वाक्यों का प्रयोग कर रहा है, हवा चल रही है, हवा चल रहा है, ये वीडियो लेक्चर सुनकर बहुत मजा आई, बहुत मजा आया, इस टाइप से शब्दों का वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा अगर शिक्षित व्यक्ति से कि हमें ये चीज देखकर मजा आई, तो मजा आई नहीं होता है बल्कि मजा आया शब्द सार्थक है, वाक्य सार्थक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पर स्त्रीलिंग है, कहाँ पर पुल्लिंग है, कहाँ पर कर्ता होना चाहिए, कहाँ पर कर्म होना चाहिए, कहाँ पर क्रिया होना चाहिए। तो ये शिक्षितों से हमें उम्मीद रखनी पड़ती है। बाकी तो बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं और चीजें समझ में भी आ जाती हैं। तो उम्मीद है कि वाक्य के अर्थ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं वाक्य की विशेषताओं के ऊपर कि वाक्य की आखिरकार विशेषताएं क्या है। वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता जो है कि स्पष्टता वाक्य संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि आप कोई चीज बोल रहे हैं तो वो एकदम से स्पष्ट हो। ठीक है, दूसरी विशेषता है कि पाठक या श्रोता के स्वयं भावों या विचारों को जागृत करने की सामर्थ्य, यानी कि अपने वाक्यों के माध्यम से, अपने भावों और विचारों के माध्यम से रोचक बनाना, किसी चीज को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना। तीसरी विशेषता है कि पदों या शब्दों का तारतम्य, जो भी आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। ये नहीं कि अभी पहले वाक्य में कुछ बात कर रहे हैं और दूसरे वाक्य में जाकर कोई दूसरी बात करने लगे। पदों और शब्दों में क्या होना चाहिए? तारतम्य होना चाहिए। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कहानी, उपन्यास पढ़ते हुए, कविता पढ़ते हुए भी कि उसमें इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा इसमें अलंकार है। ये पदों और शब्दों की तारतम्यता की वजह से ही पूछा जाता है कि कहीं पे अनुप्रास अलंकार हो गया, कहीं पे श्लेष अलंकार हो गया, कहीं उपमा अलंकार हो गया, कहीं यमक अलंकार हो गया। ये खास विशेषता होती है जो भी लेखक होता है या फिर वक्ता होता है उसके वाक्य प्रयोग में। इसकी जो चौथी विशेषता है कि संक्षिप्तता या व्यर्थ पदों या शब्दों का न आना। कई बार क्या होता है कि वाक्य प्रयोग करते हैं और आधा ही बोल के चुप हो जाते हैं। ठीक है, कि हमें जाना है, ठीक है, तो बस आप बोलेंगे हमें, सामने वाला समझ जाएगा आपके हाव भाव से कि शारीरिक इसका जो लैंग्वेज है, इसकी भाव भंगिमा है, वो जाने के लिए कह रहा है। या फिर हमें आप संकेत कर दिए कि प्यास लगी है। ठीक है, तो ये सामने जब तक व्यक्ति नहीं बैठा रहेगा तब तक नहीं पता चलेगा। तो संक्षिप्तता या व्यर्थ पदों या शब्दों का न आना। ठीक है, इसमें जो भी है चीज वो कंप्लीट होना चाहिए पूर्ण रूप से। साहित्यिक दृष्टि से माधुर्य भाव भी वाक्य संरचना की एक विशेषता है। वाक्य जितना ही कानों को सुख दे, हृदय को आनंदित करे और मस्तिष्क को संतुलित करे, वह उतना ही अच्छा समझा जाएगा। और ये जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को मैं अपने लेक्चर में भी प्रयोग करने की कोशिश करता हूं कि हम तो अपने भावों और विचारों को आप सभी के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो अभिव्यक्ति संप्रेषित नहीं हो जाएगी, आपके कानों को वो सुख न दे, वो आपके हृदय को आनंदित न करे और मस्तिष्क को संतुलित न करे, तब तक ये वीडियो लेक्चर या फिर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में न आए, तब तक ये सार्थक वीडियो लेक्चर नहीं हो सकता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं
वो आपको सुनने में अच्छी लगे, आपके हृदय को आनंदित करे कि भाई हमने आज कुछ सीखा, हमने कुछ आज प्राप्त किया, और आपके मस्तिष्क को संतुलित करे। ये ना हो कि आप बार बार बोर हो रहे हैं, बोझिल हो रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है। तो जब भी आप कोई चीज़ लिखिए, लिखेंगे तो शब्दों और वाक्यों का व्यवस्थित क्रम उसमें रहेगा ही, या फिर कहीं बोलिए तो उसमें आप ध्यान में रखिए कि स्पष्टता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, शब्दों और पदों में तारतम्यता होनी चाहिए, व्यर्थ शब्दों का और कम शब्दों में कोई चीज़ बताने की कोशिश न करें, और ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें जो कि सुनने में भी अच्छा लगे और उसमें मन भी लगे और दिमाग भी ज़्यादा समय तक उसमें लगे। तो उम्मीद है कि वाक्य की विशेषताएं भी आपको मोटे तौर पर समझ में आ गई होंगी। आगे चर्चा करें, वाक्य के भेद कितने हैं। आमतौर पर पूछा जाता है कि वाक्य कितने प्रकार का होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है। पहली जो दृष्टि है रचना या स्वरूप की दृष्टि से, जिसको कि हम फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है अर्थ की दृष्टि से। तो दो तरीके से वाक्य भेद किया जाता है। हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि वाक्यों के कितने भेद किए जा सकते हैं, तो दो भेद किए जा सकते हैं, रचना या स्वरूप की दृष्टि से या फिर अर्थ की दृष्टि से। अब आगे देखते हैं कि ये रचना या स्वरूप की दृष्टि से क्या होता है। तो रचना की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार किए गए हैं आगे चलकर, जिसमें कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। आपने अंग्रेजी में पढ़ा हुआ सिंपल, ठीक है, अफर्मेटिव जिसको बोला जाता है, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों तरीके के वाक्य होते हैं। यहाँ पर हिंदी में आप देख रहे हैं कि तीन तरीके के वाक्य यहाँ पर आ रहे हैं कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य, जिसमें कि सामान्य रूप से कर्ता है, कर्म है और फिर क्रिया है। तो ये सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, मिश्र से आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा, कोई जाति विशेष यहाँ पर नहीं है। मिश्र, मिश्र मतलब यानी कि दो वाक्यों का इसमें क्या होगा, मिलावट होगी, ठीक है। एक मूल वाक्य होगा और एक उस पर निर्भर वाक्य होगा, जिसको कोई ना कोई कंजक्शन होगा जो उसको जोड़ेगा, जैसे कि, उसका, उसकी, ठीक है। इस तरीके से कुछ कंजक्शन आएंगे जो कि उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य भी मिश्र वाक्य की तरह ही है कि इसमें एक से अधिक वाक्यों का मिलाव रहता है, जुड़ाव रहता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने वाले जैसे और शब्द हो सकता है, ठीक है, तथा शब्द हो सकता है। इसमें भी दो वाक्य आपस में मिले रहते हैं, दोनों का आपस में संबंध रहता है। तो ध्यान में रखिए कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है। आज मैं मोहन पर ही ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं। तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और खाता है क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सरल वाक्य क्या है, जिसमें केवल कर्ता और क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय भी होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बिजली चमकती है, पानी बरसा, ठीक है। तो इसमें बिजली का चमकना और पानी का बरसना, ये इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय के रूप में भी दिख रहा है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः यह साधारण सरल वाक्य है। तो मुख्य तौर पर आपको सरल वाक्य समझने के लिए बस ध्यान में रखना है कि उसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। आगे बात करते हैं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। इसको तकनीकी तौर पर समझने की बहुत जरूरत है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन दूसरा कोई अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब कि एक साधारण वाक्य होगा, ठीक है, इसके बाद उसके अतिरिक्त एक अंग वाक्य होगा जो कि उससे जुड़ा रहेगा। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक क्रियाएं हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर साधारण वाक्य, वह कौन सा मनुष्य है जिसने, ये देखिए जोड़ा जा रहा है, जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है
उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मुख्य वाक्य है और इसी से जुड़ा हुआ क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। सहायक वाक्य अपने पूर्ण सार्थक नहीं होते, मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। अगर हम कहें वह कौन सा मनुष्य है, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट नहीं है जब तक हम आगे नहीं कह रहे हैं कि जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। अब मैं दूसरा उदाहरण दूं कि वह कौन सा प्रतियोगी छात्र हो सकता है जिसने अनुराग हिंदी एकेडमी का नाम न सुना हो। तो ये क्या है, वाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत है। अब मैं बोलूं कि वह कौन सा प्रतियोगी छात्र होगा, बस मैं इतना बोलकर चुप रहूं तो फिर ये वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक मैं आगे न जोड़ूं कि जिसने इसके बारे में जानकारी न रखी हो। इसका मतलब है कि सभी ने जानकारी रखी हो। इस वाक्य का मतलब यही है कि महाप्रतापी राजा भोज के बारे में सब लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मिश्र वाक्य को भी आप समझ गए होंगे कि इसमें एक मुख्य वाक्य रहता है और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक उपवाक्य रहता है। आगे बात करते हैं दूसरे वाक्य के ऊपर, जो कि है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। संयोजक चिन्ह होते हैं जैसे कि और, तथा। संयोजक मतलब एक दूसरे को जोड़ने वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि पार्टियां जब बनती हैं, पार्टीज होती हैं, राजनीतिक पार्टी या कोई भी सांगठनिक पार्टी, तो उसमें एक संयोजक होता है, वो लोगों को जोड़ता है, वो लोगों को एक जगह संयुक्त करता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वाक्य भी जब संयुक्त वाक्य बनता है तो उसमें पहले तो साधारण वाक्य रहता है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया, सरल वाक्य, और दूसरा रहता है मिश्र वाक्य। इन दोनों में से कोई एक वाक्य हो, चाहे वो सरल वाक्य हो चाहे मिश्र वाक्य हो, इनके मेल से, संयोजक के मेल से संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। अगर एक लाइन में इसको बोले कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्यय द्वारा संयुक्त हो। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अव्यय क्या है। अव्यय मुख्य तौर पर यह कहा जाता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई क्षरण नहीं होता है, जैसे और, तथा, एवं, ये सब क्या है, अव्यय के रूप में है। कोई भी आप शब्द का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग करें, चाहे वो सरल वाक्य हो चाहे मिश्र वाक्य हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, संयोजक के रूप में आते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या फिर मिश्र वाक्य हो और उनको जोड़ा जाए अव्ययों के द्वारा, यानी कि संयोजकों के द्वारा। इस प्रकार वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। आपने देखा होगा कई विद्यार्थी जब पहली पंक्ति लिखना शुरू करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि इस पंक्ति को छोटा में रखा जाए या फिर बड़ा में रखा जाए, तो 3-4 लाइन की पंक्ति हो जाती है। तो आप लोग खुद अनुमान कीजिए कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप पहले सरल वाक्य में लिखते हैं, मिश्र वाक्य में लिखते हैं या फिर संयुक्त वाक्य में लिखते हैं या फिर तीनों को मिला देते हैं। आप कभी लिखने का प्रयास करिए और फिर इसको चेक भी करिए। तो कहा जा रहा है कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो कभी कभी लंबे हो जाते हैं और आपस में उलझ भी जाते हैं। उदाहरण दिया गया है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। मैं रोटी खाकर लेटा, इतना दूर तो ये सरल वाक्य है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जुड़ गया है तो ये मिश्र वाक्य के रूप में बदल गया है कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि शुरू से अंत तक वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंजक्शन को रखकर हो। यहाँ पर देखिए और शब्द आया है जो कि इसके अव्यय के रूप में है, संयोजक के रूप में। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि शब्दों और पदों में क्या है, तारतम्यता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि मैं रोटी खाकर लेटा फिर आपके पेट में दर्द होने लगा तो फिर आप फिल्म देखने चले गए, इस टाइप से नहीं है। यहाँ पर पेट में दर्द है तो डॉक्टर को ही बुलाना पड़ा। ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इतने लंबे वाक्य में संयोजक और है जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर की शब्द लगा है, यहाँ पर भी की शब्द लगा है और दोनों को जोड़कर बनाया गया है संयुक्त वाक्य। अब उम्मीद है कि आपको वाक्यों की धीरे धीरे नॉलेज हो गई होगी। आगे बात करें, इसी प्रकार देखें, मैं आया
और वह गया। आप देख रहे हैं कि मैं आया और वह गया। कई बार आप देखते हैं कि जहां पर आप जाते हैं तब तक वहां से कोई और दूसरा चला जाता है। तो लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं आया वैसे ही वो चला गया। तो यहाँ पर क्या है, मैं आया और वह गया। या फिर कई बार ड्यूटी इत्यादि लगती है, तो आप ड्यूटी शुरू में कर रहे हैं, इसके बाद आपके स्थान को लेने के लिए कोई आया, ठीक है ना, या तो आप चले गए। तो मैं आया वह गया। तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग जो लग रहा है, आप देख रहे हैं, जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को। इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि सरल वाक्य आप आराम से परीक्षाओं में पकड़ लेंगे कि क्या है, जिसमें एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी। मिश्र वाक्य जहां पर कि, उसका, उसकी, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग होगा, वो मिश्र वाक्य में आ जाएगा। और जो संयुक्त वाक्य है उसमें और शब्द का प्रयोग होगा या फिर तथा का भी प्रयोग हो सकता है। तो अब आप आराम से पकड़ लेंगे कि कौन सा वाक्य किस टाइप का है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि संयुक्त वाक्य को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें एक से अधिक सरल वाक्य या फिर एक से अधिक मिश्र वाक्य रहते हैं और उनको संयोजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। संयोजक और या फिर तथा भी हो सकते हैं। आगे बात करें कुछ उदाहरण के माध्यम से, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बना हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है सरल वाक्य, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अब इसका मिश्र वाक्य है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शब्द जो आया है वो मिश्र वाक्य को निर्मित कर रहा है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखें, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वे शब्द जो आया है वो मिश्र वाक्य को बता रहा है। अगला है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य बन रहा है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सरल वाक्य कैसा होता है, मिश्र वाक्य कैसा होता है। मिश्र वाक्य में खासतौर से आप देख रहे हैं जो शब्द आया है वे शब्द आए हैं और उसका शब्द आया है। तो ये सब क्या है, लक्षण है। इन लक्षणों को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो परीक्षा में आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आगे बात करें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। यहाँ पर देखिए सरल वाक्य दिया है कि अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। आमतौर पर ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ घटना घटती है कि कई बार तैयारी कंप्लीट रहती है लेकिन आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो आपकी परीक्षा भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या वाक्य बनाया गया कि अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। संयुक्त वाक्य क्या है, वह अस्वस्थ था और पर ध्यान दीजिए, और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। दूसरा वाक्य है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। यानी कि ये जाड़ा की बात की जा रही है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। और शब्द देख रहे हैं आप जो कि संयुक्त वाक्य में बार बार आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा आप तुरंत इस वीडियो लेक्चर को याद करेंगे और अपना आंसर सही कर लेंगे। अगला वाक्य है, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या कर दी। अब यहां पर संयुक्त वाक्य है, उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। परीक्षाओं में इनको आप आराम से पकड़ लेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बन सकता है। मिश्र वाक्य कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा, देखिए की शब्द आ रहा है, मैं निर्दोष हूं। सरल वाक्य, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। मिश्र वाक्य देखिए एक और दिया गया कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य है तो इसमें संयुक्त वाक्य का भी थोड़ा सा मिलावट है। आप देख रहे हैं थोड़ी सी मिलावट है यहाँ पर कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ। कब और कहां को जोड़ा जा रहा है। तो सरल वाक्य क्या बन रहा है कि तुम मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। सरल वाक्य। अब आपके दिमाग में आ रहा कि और जो यहाँ पर जुड़ रहा है ये क्या संयुक्त वाक्य की तरफ संकेत कर रहा है? नहीं, यहाँ पर देखिए दो चीजों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर समय और स्थान,
वहां पर क्या है, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है और के माध्यम से। तो ये इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सरल वाक्य बनाएगा कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। तो इस टाइप से आपने वाक्यों को अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया है। अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्यों के कुल 8 भेद किए जाते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्यों के कुल कितने भेद किए जाते हैं। तो जिसको मालूम रहेगा 8, वो आराम से इसका सही जवाब दे देगा। जिसको नहीं मालूम रहेगा वो अपने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर देखेगा कि काश कोई बता दे कि कितने भेद हैं। कई लोग तो अंगुली इत्यादि के माध्यम से भी संकेत करते हैं कि फला क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, 8 हो सकता है या फिर 6, क्योंकि 6 7 8 दे देगा, उसमें 3 भी दिया रहेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो। अर्थ की दृष्टिकोण से यहाँ पर जोर देकर आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन है? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो ये क्या हो गए? 8 भेद हो गए। और इन भेदों का जो नामकरण किया गया है, उन नामकरणों में ही आप देख रहे हैं कि इसके अर्थ छिपे हुए हैं। विधिवाचक सामान्य तौर से जो सुव्यवस्थित ढंग से हो, जिसमें मैं आगे बात करूंगा। निषेधवाचक जो नकारात्मक टाइप का हो। आज्ञावाचक ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने के बाद लग रहा हो कि इसमें आज्ञा या फिर आदेश दिया गया हो। प्रश्नवाचक जिसमें सवाल पूछा गया हो। विस्मयवाचक जिसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया हो, आश्चर्यचकित हो व्यक्ति। संदेहवाचक जिसको पढ़कर आपके दिमाग में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इच्छावाचक जिसको पढ़कर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसमें इच्छा व्यक्त की गई है। संकेतवाचक केवल संकेत किया गया है। तो ये तो हो गया सामान्य रूप से इसका अर्थ। आगे हम देख लेते हैं कि विधिवाचक क्या है। विधिवाचक वाक्य जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिससे किसी बात का होने का बोध हो। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध होता है। अब इन्हीं 8 में से 4 ऑप्शन में नाम आ जाएंगे और आपका सही जवाब हो जाएगा विधिवाचक। विधिवाचक में आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके का है कि जिससे किसी बात के होने का बोध हो। उदाहरण दिया गया है, हम खा चुके, यानी कि आप खाना खा चुके हैं। मिश्र वाक्य, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यानी इससे यही पता चल रहा है कि कोई चीज वहां पर हुई है जिसकी जानकारी आपको मिल रही है। ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के होने की जानकारी आपको मिले। संयुक्त वाक्य यहाँ पर बनाएगा कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपके पीछे के जो वाक्य विन्यास थे वो भी समझ में आ रहे होंगे और विधिवाचक वाक्य किसे कहा जाता है ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के होने का प्रमाण मिले, बोध हो पाए, जानकारी मिले। जैसे कि हम खा चुके, मैं खाना खा चुका तब वह आया, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। आगे बात करते हैं, आगे के जितने भी वाक्य हैं बहुत आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। निषेधवाचक वाक्य यानी कि निगेटिव वाक्य। आप कई बार जाते होंगे तो लिखा रहता है एंट्री वाले गेट पे कि यहाँ पर प्रवेश निषेध है, तभी आप मुड़ जाते हैं दूसरी तरफ कि भाई इधर नहीं जाना है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निषेध वाक्य जिससे किसी बात के न होने का बोध हो। तो आप ध्यान में रख रहे होंगे कि निषेधवाचक का जो उल्टा है वो क्या है? विधिवाचक। इसमें क्या है कि बात होने का बोध होता है और निषेधवाचक में बात न होने का बोध हो रहा है। तो आपके दिमाग में दोनों सेंटेंस आगे होंगे, वाक्य आगे होंगे। अब उदाहरण देखते हैं कि हमने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी। तो आप देख रहे हैं क्या है? निषेधवाचक आपको वाक्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जिसे किसी के बात का न होने का बोध हो रहा है। आगे बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम ये वीडियो लेक्चर सुनो। जैसे कोई आपका गार्जियन है, सीनियर है, तो वो बोल सकता है कि इसमें इतनी अच्छी चीज बताई जा रही है तो इस वीडियो लेक्चर को सुनो। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आज्ञावाचक वाक्य आ रहा है। ठीक है, तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम सो, ठीक है, तुम रहो। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। ठीक है, क्या तुम खा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो ऐसे प्रश्नों, ऐसे वाक्यों को देखने के बाद में आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य जिसको कि अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, दुख या सुख का बोध होता है। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, आहा
मेरा चयन CUET में हो गया, ठीक है, या फिर नेट में हो गया, मैंने TGT की परीक्षा पास कर ली, PGT की परीक्षा पास कर ली, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया ना। आपने कई बार वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे कि मैं IAS बन गया, तो उसमें क्या होता है कि विस्मय बोधक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं संबोधक, हे हो अरे, आपने सुना होगा। जैसे कोई चीज है, आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि अरे रिजल्ट आ गया, ठीक है, अरे परीक्षा की डेट आ गई, तो ये हमारे लिए क्या है, आश्चर्यचकित, विस्मय वाचक वाक्य यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। और जब आप दुख सुख में रहते हैं तो भी वहां पर आप इस चीज को बताते हैं कि क्या करें सर, इतना दिन से पढ़ाई कर रहे थे, फिर मेन मौके पर ही मेरे साथ ये घटना हो गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दुख या फिर सुख की बात आप कर रहे हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, जैसे उसने खाना खा लिया होगा, मैंने कहा होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आपसे कोई चीज पूछा जाता है कि आपने इसको कहा था या फिर आपने इसको किया था, तो आप संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहां पर आप कंफर्म नहीं रहते हैं। आप बोलते हैं कि हो सकता है कि मैंने किया होगा या फिर भूलवश कह दिया होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुद पर आप संदेह प्रकट कर रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये क्या हो गया, इच्छा हो रही है। जैसे हम भी कई बार कहते हैं कि हम आप सभी के भविष्य की मंगल कामना करते हैं, तो ये क्या करें, इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे जन्म दिवस मुबारक हो, तो ये इच्छा व्यक्त की जा रही है, ठीक है। तो अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य, जैसे जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। संकेतवाचक क्या है, संभावना पर निर्भर हो, ध्यान में रखना है। इन छोटे छोटे वाक्यों में काफी अंतर है। संदेहवाचक में संदेह प्रकट किया जा रहा है, संकेतवाचक में क्या है, संभावना पर निर्भर होता है। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये क्या है, संकेत है कि अगर पानी न बरसता तो संकेत आगे क्या दिखाई दे रहे हैं कि धान सूख जाता। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, कई बार होता है कि अगर तुम खाओगे तो मैं भी खा लूंगा, ये संकेत दिया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने वाक्य विन्यास को अच्छे से देख लिया होगा कि वाक्य का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके भेद क्या है। उदाहरणों के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। इसके बाद वाक्यों के भेद के अंतर्गत रचना स्वरूप की दृष्टिकोण से वाक्य कितने प्रकार के हैं और अर्थ के दृष्टिकोण से वाक्य कितने प्रकार से हैं। और परीक्षाओं में इनसे 2-3 सवाल प्राय पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर जितने भी सवाल पूछे जाएं और आपको उसका आंसर पूरा कंप्लीट मालूम हो, तभी इस वीडियो लेक्चर की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।